हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्दी से तैयार हो जाइए। आज आप लोग का लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा। कॉमर्स का मैं PVYQ करा रहा था, जिसमें बीपीएससी TR1 का एक BST का लेक्चर कराया था। उसके बाद से बीच में कुछ दिक्कतें थी जिसकी वजह से मैं नहीं करा पाया, लेकिन अब कंटिन्यू आप लोग का शुरू हो गया। ध्यान दीजिएगा, बीपीएससी TRE1, ध्यान दीजिएगा, ये TRE1 का पेपर है। यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा गया है PYQ। आज का जो सब्जेक्ट है उसका नाम है अकाउंटेंसी। बीपीएससी TRE1 में एग्जाम जो हुआ था तो टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉमर्स के। वैसे क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन कॉमर्स का जो क्वेश्चंस था वो आपके 80 क्वेश्चंस थे। उस 80 क्वेश्चनों को में से दो पार्ट में मैं कराऊंगा। आपसे पहले ही भी बता दिया था पहले लेक्चर में, 40-40 क्वेश्चन का, मतलब एक एक हमारा लेक्चर रहेगा। पार्ट 1 हमारा 40 क्वेश्चन का और पार्ट 2 40 क्वेश्चन का। आज का जो सब्जेक्ट है वो अकाउंटेंसी का है, अर्थात अकाउंट्स का है। अकाउंट्स का TRE1 में जो पेपर हुआ था उसको आप लोग को 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे। BST का पीछे एक लेक्चर प्रोवाइड किए हैं 40 क्वेश्चनों का, और दूसरा लेक्चर बचा हुआ है, तो सेकंड लेक्चर भी प्रोवाइड कर देंगे एक आध दिनों में, और इसका सेकंड पार्ट भी एक आध दिनों में मिल जाएगा। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप का फिर TRE2, TRE3, TRE, उसके बाद से कंटिन्यू ऐसे ऐसे चलता रहेगा। जल्दी से जो भी लोग वीडियो को देख रहे हैं कम से कम लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंडों में शेयर कर देंगे। जिनको हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से जुड़ सकते हैं। दूसरी चीज, एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप लोग को देनी थी कि हमारे कुछ कोर्सेस हैं जो चल रहे हैं ऑलरेडी। उसमें से हमारे कोर्सेस हैं बीपीएससी TR4 का, जिसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं आई है, जल्द ही सुनने में आ रहा है कि नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसमें हमारी कोर्सेस चल रही हैं अकाउंटेंसी की, बिजनेस स्टडी की, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप की अभी नहीं चल रही है। एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत जल्द आ रहा है, लगभग अब आने ही के कगार पे है, समझिए। काफी बच्चे मेरे पास कमेंट भी कर रहे थे, तो भाई मैं कुछ प्रॉब्लम में था, कुछ दिक्कतें वगैरह चल रही थी जिसकी वजह से नहीं हुआ, लेकिन अब बहुत ही जल्दी स्टार्ट होगा, और बहुत ही मिनिमम प्राइस में। आपका कितने में है? 499। ठीक है। आप सीधे से प्ले स्टोर पर जाएंगे, BR कॉमर्स सर्च करेंगे और डाउनलोड कर देंगे एप्लीकेशन। उसमें देखेंगे तो ये दोनों फीचर्स प्रेजेंट टाइम में दिखाई देंगे, अकाउंटेंसी और हमारे BST की। एंटरप्रेन्योरशिप का अभी नहीं होगा, TRE3 होगा, उसको बिल्कुल मत लीजिएगा, इसलिए कि TRE4 उस और मॉडिफाइड किया हुआ है। इस कोर्स में हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, ध्यान दीजिएगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद से जो भी आपका क्लास लिया गया है उसका नोट्स, उसके बाद उस चैप्टर वाइज आपके MCQ क्वेश्चंस, और उसके बाद से आपके मॉक टेस्ट। लेकिन मॉक टेस्ट अभी एक भी नहीं है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देंगे, और लास्ट में प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। 2-4-5 जो भी है वो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, ठीक है। चलिए, हमारा टॉपिक आज का है बीपीएससी TRE1, सॉरी, बीपीएससी TRE1, और सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। ध्यान दीजिएगा, इस चैनल पर केवल कॉमर्स से रिलेटेड ही पढ़ाई होती है, और एक्स्ट्रा यदि उस कोर्स में है तो वो चीजें नहीं चलती। और इसका हम सॉल्व पेपर कराएंगे, साथ में इसका रिवीजन भी कराएंगे। इस TRE1 में टोटल, एक बार और बता दें कि 80 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें से 40-40 क्वेश्चनों को दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम इसको कर दें, दिख रहा होगा। मैं चाह रहा हूं कि एक क्वेश्चन डायरेक्ट दिख जाए। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन काफी TRE1 में समझिए कि अच्छा क्वेश्चन आया था, इसीलिए की वजह से मैंने, पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा था, इसी की वजह से TRE1 का मेरिट थोड़ी सी कम गई थी। अब इसमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि सूची 1 और सूची 2 दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना,
सूची 1 में क्या कहा? सूची 1 में घटनाएं दी गई, पुस्तपालन दिया गया, व्यवसायिक प्रतिष्ठान दिया गया और 7,000 रुपए का माल का क्रय दिया गया। इसमें क्या दिया गया है? वित्तीय विवरणों, देखिएगा कुछ टाइपिंग भी मिस्टेक हुआ है, आप लोग के पास पेपर ऑलरेडी होगा ही, उसी पेपर से मैं भी ये बनाया हूं, तो पेपर होगा तो उसे मिलान कर दीजिएगा। वित्तीय विवरणों, ये विवरणों है आंतरिक उपयोगकर्ता, अंतिम परिणाम होती है, लेखांकन के लिए आधे रूप का खंडित होता है, ये खंडित ऐसे होगा, और एक लेन देन। अब इधर सूची 1 में दिया गया है, सूची 2 में दिया गया है, इससे उससे कंपेयर करना है कि कौन सा होगा। ध्यान दीजिएगा, घटना क्या है, इवेंट क्या है, इसका हो जाएगा आपका, घटना क्या है सोच के बताइए, पुस्तपालन क्या है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान क्या है, 7,000 रुपए का माल का क्रय क्या है, बताइए सोच के। ध्यान दीजिएगा, 7,000 रुपए का माल का क्रय है, ये एक टाइप का लेन देन है, तो यहां डी ऑप्शन हो जाएगा 4 का। देखिए ऊपर हमने लिखे हैं ABCD, अब ABCD में डी का ऑप्शन 4 है, तो या तो ये होगा और नहीं तो ये होगा, बाकी से तो हमको कोई लेना देना नहीं। अब एक मिल गया तो दूसरा मिला ही। व्यवसायिक प्रतिस्थापन, इसका सीधा संबंध हमारे होता है वित्तीय विवरणों का आंतरिक उपयोगकर्ता। जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान होता है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान ही जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसका फाइनल यूजर्स होता है। तो सी का 4 हो गया, तो सी का 1 नंबर पे हो गया। तो देखिए हमको यही सही दिख रहा है, इसमें भी वही सही है। अब दूसरा हम पुस्तपालन की बात करेंगे। पुस्तपालन क्या है? पुस्तपालन का मतलब है लेखांकन के लिए आधे रूप में खंडित होता है, मतलब लेखांकन का समझिएगा एगो भाग है या लेखांकन का प्रारंभ है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी का हमारा 3। अब बी का जब 3 होगा तो एक बच कौन रहा है? घटना है, ये हमारे अंतिम परिणाम होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिख रहा है, इसमें से सारे ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ऐसे थोड़ा सा, चूंकि ये भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन आपके क्लियर ना हो, तो 1-2 ऑप्शन भी यदि मैच कर जा रहा है तो समझिएगा उसी में से होगा। पहला ही क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप का था। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि पेशेवर व्यक्ति जैसे कि डॉक्टर, पेशेवर प्रोफेशनल पर्सन कौन होते हैं? डॉक्टर, वकील आदि के लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है। देखिएगा, जो पेशेवर व्यक्ति होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर वगैरह, इनके लाभ हानि का निर्धारण कैसे किया जाता है? उपार्जन आधार पर, रोकड़ आधार पर, अनुमान के आधार पर, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं भाई, ये कैश बेसिस पे इनका क्या किया जाता है? हिसाब किताब रखा जाता है, लाभ हानि का निर्धारण किया जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि जब लेखांकन सूचना को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है, कह रहा है कि जब लेखांकन के इंफॉर्मेशन स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबंधित होती है? कह रहा है लेखांकन सूचना जब क्लियर कट एकदम प्रस्तुत किया जाएगा तब लेखांकन सूचना की कौन सी गुणात्मक विशेषता प्रतिबंधित होगी? बोधगम्यता, तुलनीयता, विश्वसनीयता, भाई ये तीनों लेखांकन की गुणात्मक विशेषता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, 1 से अधिक। अगला बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। पूर्वदत्त, देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत आसान है, जैसे पूर्वदत्त किराया, पूर्वदत्त किराया खाता है, पूछ रहा है कि जो प्रीपेड रेंट है ये किस तरह का खाता है? नाम मात्र का खाता नहीं है, वास्तविक खाता नहीं है, ये भाई ये तो रियल अकाउंट है ना, रिप्रेजेंटेटिव रियल अकाउंट, प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति वो खाते। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है। अगला क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये अक्सर क्वेश्चन विभिन्न एग्जामों में मिल जाता है।
कि लाभ की आशा न करें एवं सभी संभाव हानियों के लिए प्रावधान करें। यह नीति है, मतलब ये कॉन्सेप्ट किसके, यह परंपरा किसके बेस पर दी गई? कह रहा है सीधे इसका मतलब है कि लाभों की चिंता न करें, हानियों पर केवल फोकस दें। ये बहुत ही सिंपल है, सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये रूढ़िवादिता की परंपरा, रूढ़िवादिता की परंपरा क्या कहती है कि लाभों की चिंता न करें, केवल हानियों पर विशेष रूप से आप ध्यान दें। अगला क्वेश्चन है, किसी उद्यम माने किसी कारखाना, फैक्ट्री, व्यवसाय का आर्थिक जीवन आवधिक अंतराल में किस अवधारणा के अनुसार विभाजित किया जाता है? मतलब किसी व्यवसाय का, किसी उद्यम का, किसी कारोबार का आर्थिक जीवन आवधिक अंतराल में, आवधिक मतलब है एक टाइम पीरियड पर, किस अवधारणा के अनुसार विभाजित किया जाता है? आवधिक अवधारणा, मिलान की अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सी अवधारणा है? लिखा है कि आवधिक अंतराल पर, तो भाई आवधिक की अवधारणा होगी मतलब एक समय के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्या है? आपूर्तिकर्ता से प्राप्त अग्रिम आय विक्रय नहीं माना जाता है। यह युक्ति आधारित कह रहा है कि सप्लायर जो होता है उससे प्राप्त एडवांस आय या एडवांस राशि को सेलिंग नहीं माना जाता है, विक्रय नहीं माना जाता है। पूछ रहा है यह किस कॉन्सेप्ट पर है? वसूलीकरण की अवधारणा, द्विपक्षीय अवधारणा, मिलान की अवधारणा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए किस कॉन्सेप्ट के अंतर्गत कहा गया? इससे प्राप्त अग्रिम आय विक्रय नहीं माना जाता है, ये मिलान मैचिंग कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा दिया गया है 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। यदि पुस्तकें इकारा लेखा पद्धति के अनुसार रखी जाती है तो वास्तविक एवं नाममात्र खाते रखे जाते हैं। बिल्कुल नहीं भाई। इंटेंजिबल एसेट्स तो इसमें, इंटेंजिबल क्या नाम है वो, नॉमिनल अकाउंट तो इसमें होता ही नहीं है। लेखा वर्ष में पूछ रहा है, सत्य है, लेखा वर्ष में प्रारंभिक पूंजी का निर्धारण रोकड़ खाता तैयार करके किया जाता है ना। एक ओपनिंग कैपिटल का निर्धारण रोकड़ खाता कहाँ बनाया जाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम में। इकारा लेखा पद्धति में निवल मूल्य विधि के अनुसार शुद्ध लाभ का निर्धारण लाभान खाता बनाकर किया जाता है ना भाई। यहाँ भी इकारा लेखा प्रणाली में वो बनता ही नहीं है, वो अलग से स्टेटमेंट अपना बनता है। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी, अर्थात कोई भी ऑप्शन इसमें से सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तलपट को तैयार किया जाता है, ध्यान दीजिए, ट्रायल बैलेंस को कैसे तैयार किया जाता है और कब तैयार किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, तलपट को तैयार किया जाता है हिसाब लेखों की अशुद्धियों का पता लगाने के लिए, मैंने हिसाब किताब की अशुद्धियों का पता लगाने के लिए। सैद्धांतिक अशुद्धियों का पता लगाना, ना यही पता लगेगा ना वही पता लगेगा। लीपकी अशुद्धियों का पता लगे, इसके लिए तलपट तैयार किया, माने क्लरिकल यदि मिस्टेक कोई किया गया है उससे वो पता लग सकता है कि तलपट बनाने से, तलपट बनाने से हम केवल लिपकी अशुद्धियों के बारे में पता लगा सकते हैं और कोई अशुद्धियां नहीं, क्योंकि उसमें देखे होंगे, पढ़े होंगे, तलपट में कुछ अशुद्धियां होती हैं कि जो तलपट के मिल जाने पर भी प्रकट नहीं होती। तलपट सही रहेगा फिर भी अशुद्धि बनी रहेगी, तो ये ऊपर वाली ऐसी ही अशुद्धि है। और कुछ अशुद्धि ऐसी होती है तलपट के न मिलने पर उसको पता जब लगाया जाता है तो पता चल जाता है कि कौन सी अशुद्धि है, तो ये आपकी लिपकी अशुद्धि है। अगला क्या है? खाता बही मुख्य रूप से जानी जाती है। जो हमारी खाता बही लेजर है मुख्यतः किस रूप में जानी जाती है? खातों की अप्रधान बही, खातों की मुख्य बही, खातों की सहायक बही, इनमें से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। सोच के बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। जो हमारी लेजर अकाउंट्स है ये खातों की ये क्या है? मुख्य बही है, मेन बही है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी बात सही है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बात सही है। कह रहा है कि जब ग्राहक के द्वारा जमा की गई राशि उसके आहरण से अधिक होती है तब यह अधिविकर सूचित होती है। तो बताइए, कह रहा है जब ग्राहक के द्वारा जो पैसा जमा किया गया है उसके आहरण से अधिक होती है तो ओवरड्राफ्ट माना जाता है, उसे ओवरड्राफ्ट माना जाता है। सोच के बताइए,
बिल्कुल नहीं, इसको तो ओवरड्राफ्ट माना ही नहीं जाएगा। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि मेरा पैसा जितने खाते में जमा है उससे ज्यादा हम निकाल लेते हैं, तो जितना अधिक निकालते हैं उसको ओवरड्राफ्ट मानते हैं। प्रत्येक वर्ष के अंत में बैंक समाधान विवरण तैयार करता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि बैंक समाधान विवरण तैयार करे, लेकिन ये भी जरूरी है कि जब हिसाब किताब नहीं मिलेगा, मैंने कैश बुक पासबुक में डिफरेंस रहेगा, तो रिकॉन्सिलेशन बनाया जाता है। अक्सर जितने भी व्यापारी होते हैं वो प्रत्येक वर्ष के अंत में ही अपना रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो एक हद तक ये आपका सही। बैंक समाधान विवरण पासबुक तथा रोकड़ बही की खानों की सहायता से था, बिल्कुल सही है। बैंक पासबुक और कैश बुक में जो डिफरेंस होता है इसीलिए ना बनाया जाता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अर्थात 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर सी सही। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि रोकड़ बही के अनुसार अनुकूल शेष का आशय है, मतलब कैश बुक के बेस पर अनुकूल माने फेवर में बैलेंस का क्या आशय है। रोकड़ बही के अनुसार नाम शेष, पासबुक का नाम शेष, रोकड़ बही के अनुसार जमा शेष, उपयुक्त में से एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही दिखता है? अनुकूल शेष का मतलब है कि रोकड़ बही के अनुसार नाम शेष। कैश बुक के बेस पर हम बना रहे हैं तो कैश बुक का हम नाम और जमा माने डेबिट शेष, ऑप्शन नंबर 1। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय ग्राहकों द्वारा व्यापारी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष भुगतान की राशि के द्वारा पासबुक शेष की राशि को होगा, रोकड़ बही शेष खाते को होगा। अब देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज कितना डिफिकल्ट है। कह रहा है बैंक समाधान विवरण तैयार करते समय ग्राहकों द्वारा व्यापारी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष भुगतान की राशि, माने व्यापारी के बैंक खाते में सीधे भुगतान किया, कहने का मतलब ये है, देखे होंगे उसमें बैंक रिकॉन्सिलेशन में कुछ में लिखा है कि व्यापारी के खाते में सीधे भुगतान किया गया के द्वारा पासबुक शेष की राशि को होगा, या मैंने पूछ रहा है कि पासबुक की शेष का राशि होगा कि रोकड़ बही की शेष की राशि होगा, बताइएगा क्या आंसर होगा। जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है इसका आंसर इसमें दिया ही नहीं, क्योंकि आंसर दे रहा है कमाना कमाना बढ़ाना, कमाना कमाना बढ़ाना, उपयुक्त में से। भाई ये तो आंसर हुआ ही नहीं इसका, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो यहां पूछ रहा है कि पासबुक का शेष होगा कि रोकड़ बही का शेष होगा, ऐसा कुछ ऑप्शन दिया ही नहीं है। आगे क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संपत्ति पर मूल्यह्रास लगाने के लिए रिक्तीकरण विधि डिप्लेशन मेथड अपनाई जाती है। अब देखिए रिक्तीकरण विधि का प्रयोग हम कहां पे करते हैं, रिक्तीकरण विधि का प्रयोग कहां पे करते हैं? संयंत्र और मशीनरी में रिक्तीकरण का प्रयोग नहीं किया जाता, डिमिनिशिंग बैलेंस अक्सर यूज किया जाता है। बिल्डिंग ओवरहे पे देखते होंगे स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया जाता है। सॉफ्टवेयर पर, इस पर भी आप लोग का कोई भी डेप्रिसिएशन एन्युटी मेथड है चाहे कोई यूज किया जाता है। रिक्तीकरण विधि का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पर खाने होती हैं, जैसे कोयले की खान, सोने की खान, तमाम चीजें खाने, तेल की खान, वहां पे रिक्तीकरण विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें से कोई एसेट्स नहीं है, इसलिए इससे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है? ई होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, माने स्टेटमेंट पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो सही है। पूंजीगत संचय का निर्माण सामान्यतः स्वतंत्र या वितरित योग्य लाभों में, बिल्कुल नहीं भाई। पूंजीगत संचय का उपयोग तो हम किसी विशेष कार्य के लिए करते हैं या अस्थायी संपत्ति के निर्माण के लिए करते हैं। लाभांश समानीकरण संचय, ये संचय है या कोष कहिए, साधारण संचय का उदाहरण, बिल्कुल लाभांश समानीकरण कोष अलग होता है, सामान्य संचय कोष अलग होता है। सामान्य संचय का उपयोग केवल निश्चित उद्देश्यों, बिल्कुल नहीं, सामान्य संचय का उपयोग हम किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। तीनों में से कोई ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? पेपर तीनों साल का जो टीयर 1, 2, 3 का हुआ है, यदि आप पढ़ के जाएंगे तो पक्का है 10, 12, 15 क्वेश्चन का इसमें से हेल्प मिल जाएगा। आगे कह रहा है यदि दे तिथि को सार्वजनिक अवकाश है, यदि दे तिथि पर, ये एवरेज ड्यू डेट का है, दे तिथि पर क्या है? पब्लिक हॉलिडे है, तो बिल की दे तिथि क्या होगी?
तो बिल की देय तिथि क्या होगी? अगले दिन होगी कि एक दिन पहले होगी? पब्लिक वो है तो एक दिन पहले होगी, ठीक ना। सार्वजनिक अवकाश, यदि सार्वजनिक अवकाश नहीं है, यदि कोई हड़ताल, तालाबंदी या इस तरह से या कोई और छुट्टी नॉर्मल पड़ता है तो ऐसी दशा में बाद में होती है। लेकिन यदि सार्वजनिक हॉलीडे है, हाँ, तो ऐसी दिशा में एक दिन पहले होगी। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कुछ नीचे भी कट गया है। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है कि भुनाए गए बिल के अनादरण पर लेखक, जब बिल का भुना लिया जाता है, भुनाए गए बिल का अनादरण मतलब भुनाया गया बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो ऐसी दशा में लेखक मतलब ड्रॉवर द्वारा कौन सा खाता जमा किया जाता है? कह रहा है कि बिल को भुना लिया लेकिन बिल अनादरित हो गया, तो ऐसी दशा में कौन सा खाता क्रेडिट किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, स्वीकारकर्ता का खाता, बैंक का खाता, प्राप्तकर्ता का। भाई बैंक का खाता डिसऑनर, देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज आप लोग को, जो लोग बच्चे कोर्स लिए हैं तो कोर्स में मैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ाया हूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ध्यान दीजिएगा कि जब आपका बिल एक्सेप्ट हो जा रहा है, पेमेंट हो जा रहा है तो क्या एंट्री की जाएगी? बिल डिस्काउंटिंग हो जा रहा है और फिर पेमेंट हो जा रहा है तो क्या एंट्री की जाएगी? अनादरण हो जा रहा है तो क्या एंट्री की जाएगी? बेचान हो जा रहा है तो क्या एंट्री की? ये सारे हम कोर्सेस में आप लोग को पढ़ाए हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, किन परिस्थिति में विनिमय विपत्र का लेखक एवं प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है? पूछ रहा है कि किस सिचुएशन में, किस कंडीशन में जब विनिमय विपत्र माने बिल ऑफ एक्सचेंज का जो लेखक है, लिखने वाला है और प्राप्तकर्ता एक ही हो सकता है, किस सिचुएशन में हो सकता है बताइए? जब लेखक विनिमय विपत्र को परिपक्वता तिथि तक अपने पास रखता है, मान लीजिए कि लेखक ने बिल लिख दिया, उसकी डेट ऑफ मेच्योरिटी तक वो अपने ही पास रखा, किसी को दिया ही नहीं, अगले को दिया ही नहीं कि वो स्वीकार करे और पेमेंट करे, तो ऐसी दशा में विनिमय बिल का लेखक और प्राप्तकर्ता एक ही व्यक्ति होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही होगा। अगला क्या है? प्रेषित माल के स्कंद को प्रेषक के चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्ज किया जाता है। देखिए प्रेषित माल मतलब जो माल ऐसे समझिए कंजाइनी को सेंड कर दिया गया, कंजाइनर द्वारा कंजाइनी को सेंड किया गया, मैंने प्रेषक द्वारा प्रेषी को सेंड किया गया है। माल के स्कंद को मतलब स्टॉक को प्रेषक के चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्ज किया जाता है। अभी देखेंगे कि कोर्स में अकाउंटेंसी में मैंने कंजाइनमेंट एक चैप्टर पढ़ाया है। कंजाइनमेंट में अभी हाल ही में देखे होंगे जो लोग कोर्स लिए हैं, उसमें ये क्वेश्चन था कि कंजाइनमेंट स्टॉक को चिट्ठे के बैलेंस शीट के एसेट्स पक्ष में दर्ज किया जाता। अब यहाँ क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कंजाइनमेंट स्टॉक को कहाँ दिखाया जाता है? तो बैलेंस शीट के एसेट्स में। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं पूछा है, यहाँ पूछ रहा है कि कंजाइनमेंट स्टॉक को बैलेंस शीट के एसेट्स में दिखाया जाता है तो संपत्ति पक्ष में दर्ज किया जाता है, तो पूछ रहा है किस मूल्य पर? बीजक मूल्य पर कि बीजक मूल्य में से स्कंद संचय को घटाकर, ये पटाकर लिखा है, घटाकर है, लागत मूल्य से कम करके, उपयुक्त से अधिक, इनमें से कोई नहीं, किस मूल्य पर दर्शाया जाता है बताइए? वो हमेशा बीजक मूल्य पर दर्शाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कुछ न्यूमेरिकल टाइप का है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है अब्दुल और बिन्नी स्मार्ट बोर्ड के क्रय विक्रय हेतु संयुक्त साहस उद्यम में सम्मिलित हुए। मतलब दो आदमी हैं, अब्दुल और बिन्नी, कोई भी नाम हो सकता है, में सम्मिलित हुए। अब्दुल ने कितना लिखा है? ये 10 लाख रुपया की लागत से एक स्मार्ट बोर्ड लिया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, ऐसे एक स्मार्ट बोर्ड 10 लाख रुपए की लागत से लिया। मरम्मत व्यय वो प्रिंटिंग 1 लाख के। अब यहां पर पूछ रहा है, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है। मरम्मत व्यय देखिएगा टाइपिंग नहीं हुआ है, मरम्मत व्यय 1 लाख के हुए, ये कामा रहेगा, और प्रिंटिंग 1 लाख का। कहने का मतलब है 10 लाख रुपए का स्मार्ट बोर्ड है, 1 लाख इसका ऐसे समझिए कि ये कॉस्ट है, और ये आपका रिपेयर है, और 1 लाख रुपए का एक क्या है भाई? प्रिंटिंग है।
टोटल इसकी कॉस्ट हो गई 12 लाख। कह रहा है बिन्नी ने उस स्मार्ट बोर्ड को विक्रय मूल्य पर 20% मार्जिन के हिसाब से बेच दिया। अब कह रहा है कि जो सेकंड पार्टी है उसे 20% मार्जिन पर क्या किया, बेच दिया। अब यहां थोड़ा समझना पड़ेगा। मान के चलिए कि सेलिंग प्राइस हमारी 100 रुपया है, प्रॉफिट हमारा है, मान लीजिए कि ये हमारा सेल है और ये हमारा प्रॉफिट है, अर्थात वो कॉस्ट उसकी कितनी हुई, 80 रुपया हुआ। कह रहा है कि 80 रुपये का सामान 20% प्रॉफिट कमा के 100 रुपये में बेच दिए। कितने में बेचा ये नहीं लिखा, लेकिन ये लिखा है कि 20% मार्जिन के हिसाब से बेच दिया। अब पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा। भाई सेलिंग प्राइस क्या होगा, कैसे हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो हमारी सेलिंग प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारी जो कॉस्ट है कितनी है, दी गई है 12 लाख रुपया दी गई। कॉस्ट में हम टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और ये आपका आएगा, कितना आ जाएगा। तो इस तरह टोटल हमारा है 12 लाख का, इसका कॉस्ट है, मल्टीप्लाई 100 अपॉन हो जाएगा 80। इसको काट देंगे, 8 एकन्ने 8, 8 पंच 40, तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 15 लाख आ जाएगी। शॉर्टकट में बता रहे हैं, कहीं दिख रहा है 15 लाख, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। हाँ बस एक चीज थोड़ी सी मिस्टेक हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ये मरम्मत व्यय का पैसा अलग है, यदि आप लोग लिखे होंगे या पेपर होगा तो उसमें मिला लीजिएगा। ये इसका 1 लाख अलग है और ये प्रिंटिंग का 1 लाख अलग है, टाइपिंग नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 4-5 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछ रहा है इसमें से कौन सा कथन सही। देखिए, जब खातों की पृथक बहियां रखी जाती है तो साहसी वेंचर, ये ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन है, जब जो भी खाते हैं खातों की पृथक पृथक बहियां माने सबकी अलग अलग बहियां रखी जाती है तो साहसी जो ज्वाइंट वेंचर है द्वारा चुकाए गए व्ययों को संयुक्त बैंक खाते में लिखा जाता है ना, संयुक्त बैंक खाते में नहीं लिखा जाता है, ज्वाइंट वेंचर पेमेंट करता है तो उसके खाते में लिखा जाएगा। जब खातों की पृथक बहियां रखी जाती है तो साहसी द्वारा चुकाए गए व्ययों को साहसी के पूंजी खाते में जमा किया जाता है। बिल्कुल भाई, वो जो पैसा खर्च करेगा उसके कैपिटल अकाउंट में मेंशन किया जाएगा, जो खर्च करेगा उसके कैपिटल अकाउंट में लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही सही है, आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं। अगला क्या है 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कह रहा है कि माल की आपूर्ति के अनुबंध के उत्पन्न के मुकदमे के बचाव के लिए किया गया कानूनी व्यय। सीधा से क्वेश्चन को संक्षिप्त में समझिए। मान लीजिए कोई माल की सप्लाई कर रहा है, सप्लाई करने के लिए किसी पार्टी से डील हुआ है और डील के दौरान कोई मुकदमा या कोई बचाव वगैरह कार्य उसमें किया जाए, जैसे दो पार्टियों में डील होता है, बाद में पता चलता है तो उस पर कोई मुकदमा या केस वोस चल रहा है। तब भाई जब इस तरह के केसेस वगैरह चलते हैं और अब उसमें मैटर फंस जाता है तो उस पर कोर्ट में लड़ा जाता है कि ताकि हमारी जीत हो जाए। तो उस संबंध जो वकील को या कोर्ट कचहरी का जो भी चार्जेज लगा, जिसको कानूनी व्यय कहते हैं, पूछ रहा है ये कानूनी व्यय किस तरीके का व्यय है। तो भाई पूंजीगत व्यय तो होगा नहीं, क्यों, ये तो आयगत व्यय होगा। क्यों, क्योंकि माल की सप्लाई के लिए कोई अस्थायी संपत्ति तो खरीद नहीं रहा है। अस्थायी संपत्ति खरीदता तब वहां पे कानूनी व्यय होता, तो पूंजीगत होता। यहाँ पे माल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने या वहां से यहाँ मंगाने के संबंध में कोई कानूनी व्यय अड़चन लगा होगा थोड़ा बहुत, उसको पेमेंट कर देने के बाद से फाइनल हो जाएगा, तो ये हमारा आयगत व्यय है, ऑप्शन नंबर बी। यदि यही किसी अस्थायी संपत्ति को खरीदता, बेचता, ट्रांसफर करता, स्थापित करता, वहां पे लीगल एक्सपेंसेस आता तो वो हमारे पूंजीगत व्यय होता। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल ए भी है। कह रहा है कि व्यापार ने अनुज को 80,000 रुपए का चेक वेतन के रूप में 25 जून 2023 को दिया। एक व्यापार है जिसमें अनुज नाम का एक आदमी है, उसे 80,000 रुपए का चेक
वेतन के रूप में 25 जून 2023 के रूप में दिया, मैंने सैलरी दिया अनुज को। अनुज बैंक गया, चेक को 3 जुलाई 2023 को अपने खाते में जमा कर दिया। अब मान लीजिए मैं आपको चेक कट कर दिया, आप कब दिए? 25 जून को दिए, लेकिन आप उस चेक को बैंक में 3 जुलाई 2023 को अपने खाते में ले आकर जमा किया। अंतिम खातों की तिथि पर चिट्ठी में क्या प्रविष्टि की जाएगी? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहां कह रहा है कि लास्ट डेट पर चिट्ठे में क्या प्रविष्टि की जाएगी। भाई चिट्ठा में तो कोई एंट्री नहीं किया जाता है, चिट्ठे में बैलेंस शीट की कोई एंट्री की जाती है, तो इसलिए कोई भी इसमें एंट्री सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ई। यदि यही लाभान खाता का होता या कोई और खाता का होता तो वहां एंट्री की जा सकती थी, क्योंकि बैलेंस शीट में तो कोई एंट्री का प्रश्न नहीं है। अगला क्वेश्चन, ये भी कुछ न्यूमेरिकल ही टाइप का है, 24 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन आपका कह रहा है कि फर्म द्वारा 1 दिसंबर 2021 को 30 नवंबर 2022 तक के लिए 18,000 रुपए का बीमा प्रीमियम चुकाया। 1 दिसंबर से 30 नवंबर और 1 दिसंबर 21 से 30 नवंबर 21। दिसंबर 2022 को 1 दिसंबर 2022 को 30 नवंबर 2023 तक के लिए 30,000 रुपए का बीमा प्रीमियम चुकाया। 31 मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कितनी राशि लाभांश खाते में ट्रांसफर की जाएगी? ये आपका क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है। अब यहां पे आपको समझना है, ध्यान दीजिएगा। 1 दिसंबर और 30 नवंबर, यहां पे दो बातें लिखी गई। 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2022 के लिए 18,000 और 1 दिसंबर 2022 से 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक। तो 1 दिसंबर से लेकर 23, इसमें डेट कुछ मिस्टेक दिख रहा है, डेट कुछ मिस्टेक दिख रहा है। डेट मिस्टेक क्या है बताते हैं। 30 नवंबर 2023 तक के लिए 30,000 रुपए का बीमा प्रीमियम चुकाया, सही। 1 मिनट, 30 नवंबर तक के लिए बीमा प्रीमियम चुकाया। 30 नवंबर से कह रहा है 31 मार्च 23, 30 नवंबर कौन सा डेट है? 2023। इतने समय में हमारा होगा 30,000 रुपए का बीमा प्रीमियम है, मल्टीप्लाई यहां से लेकर 31 मार्च तक, 31 मार्च 2023 तक। ध्यान दीजिएगा, 30 नवंबर 23 से 31 मार्च 2023 तक कितना महीना ड्यू रहा? तो नवंबर एक अलग हो गया, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीना। तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, 1,20,000। इसके जो पहले था वो नवंबर तक था भाई, ठीक ना? तो नवंबर यदि था 30 नवंबर 2023 तक के लिए यहां से, तो 1 दिसंबर 2022 से, तो इधर आपका हो जाएगा 30 नवंबर 2022, 1 दिसंबर 21 से लेकर, तो ये आपका जो हो जाएगा, ये सीधे से समझिए कि 18,000 रुपया है। अब इसमें क्या महीना होगा? 8 महीना। डेट में एक जगह मिस्टेक है भाई, पहले मैं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन मुझे याद है। इसका 8 महीना होगा, और 8 महीना का मतलब ये हो गया 0 0 0, 8 अठाई हो जाएगा 64, और 8 करने 8 6 14, टोटल मिलकर 0 0 0, और ये हो जाएगा 4, ये 6, और ये हो जाएगा 2,64,000। क्वेश्चन में मिस्टेक दिख रहा है इसमें।
ठीक ना। और मिस्टेक क्या है मैं बताता हूं। और इसको कर दो ये 12 महीने से, इसको कर दो ये 12 महीने से, तब 12 बार हम इससे आएगा हमारा, देखिएगा डेट में थोड़ी सी मिस्टेक है और इसमें आ जाएगा 10,000। मैंने कहने का मतलब है इसका आंसर आना चाहिए 22,000। क्वेश्चन आप लोग मिला लीजिएगा, चूंकि मेरे पास अभी क्वेश्चन इसमें नहीं है, लेकिन इसमें डेट का कहीं मिस्टेक है। इसका आंसर आएगा 22,000 रुपया, ठीक ना। ये एक तरह से ये बीमा प्रीमियम से रिलेटेड है, आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अब मेरे पास पेपर आता तो मैं उसमें डेट में थोड़ी सी मिस्टेक है कहीं। आगे बढ़ते हैं। फर्म के लेखापाल की इच्छा है कि वित्तीय विवरण तैयार करते समय अदत्त व्ययों और पूर्वदत्त, ये पूर्वदत्त है, पूर्वदत्त व्ययों का समायोजन नहीं करना चाहिए। देखिएगा, फर्म का लेखापाल मतलब है कि किसी कंपनी का, किसी फर्म का जो अकाउंटेंट है उसकी इच्छा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय जो हमारे आउटस्टैंडिंग है और जो हमारे प्रीपेड है इसका एडजस्टमेंट नहीं करना चाहिए। पूछा जा रहा है कि यह जो कथन है में किस अवधारणा की अवहेलना हुई है, मतलब पूर्वदत्त व्यय और अदत्त व्ययों का लेखा नहीं करना चाहिए, ये किस अवधारणा का उल्लंघन किया गया, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, उपार्जन की अवधारणा, मिलान की अवधारणा, लागत की अवधारणा, ये तो होगा ही नहीं। तो उपार्जन की अवधारणा का, क्योंकि आय तो कमाई गई है, लेखा नहीं किया गया। अब कुछ ऐसी आय है जो कमाई नहीं गई है, लेखा कर दिया गया, तो ये उपार्जन की अवधारणा होगा। अगला क्वेश्चन, नियंत्रण लेखांकन सूचना प्रणाली की चौथी उप प्रणाली है क्योंकि, कह रहा है कि जो नियंत्रण अकाउंटिंग जो सूचना प्रणाली की चौथी उप प्रणाली है, क्यों ऐसा है बताइए। यह आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित है, नियंत्रण वाला आंकड़ों के संग्रहण से संबंधित है नहीं। आंकड़ों के प्रसंस्करण से संबंधित है, बिल्कुल नहीं है। मानक प्रारूप के आंकड़े आंकड़ों से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, ये तो थोड़ा बड़ा है, क्या करें इसको। चलिए यहां देखिए ध्यान से, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। क्वेश्चन काफी बाहर है, बोर्ड से बाहर चला जा रहा है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए। कह रहा है कार्यकारी सहायक तंत्र ESS, प्रबंध सूचना तंत्र MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, निर्णय समर्थन तंत्र DSS और लेन देन प्रक्रिया तंत्र। इसमें ये कह रहा है कि इससे मैचिंग करिए। मैचिंग में सेकंड में सूची में क्या कह रहा है कि किसी संगठन के प्रबंध स्तर पर सूचना तंत्र जो नियमित सारांश या अपवाद प्रतिवेदन करके योजना एवं नियंत्रण एवं निर्णय का कार्य करता है, ये किससे मैच कर रहा है। उन्नत ग्राफिक एवं संचार के माध्यमों से भी स्तर सूचना पर निर्णय लेने की सहायता करती है। कंप्यूटरीकृत तंत्र जो दैनिक नियमित लेन देनों को निश्चित तर्ज पर दर्ज कराती है और व्यवसाय संचालन के लिए आयाचक है। संगठन प्रबंध स्तर पर सूचना तंत्र है जो निर्णयों का समर्थन करने के लिए आंकड़ों व विश्लेषण का प्रतिवेदन को जोड़ती है। पूछ रहा है कि किस कूट का किससे मैच होगा। तो भाई इतना बड़ा है कि कैसे मैच करूं, लेकिन इसका सही आंसर है, मैं आपको बता दूं कि कोई इसमें से मैच नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर ई होगा, ठीक है। अगला, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आंसर आपका नीचे दिया गया, ठीक है। कह रहा है उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं एवं विशेषताओं के अनुसार सॉफ्टवेयर विकसित करना किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कहलाता है। कह रहा है उपयोगकर्ता की जरूरत के आधार पर या उसकी विशेषता के अनुसार किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करेंगे, तो कह रहा है ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर हो सकता है। कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर, ये भी हो सकता है भाई, कोई भी, अब जब नाम नहीं दिया तो कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। यहाँ पे भी दिया है टेलर मोड सॉफ्टवेयर, ये भी हो सकता है। रेड टू यूज सॉफ्टवेयर, ये भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी होगा, मतलब इसमें कोई मेंशन नहीं किया है, तो कोई भी उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जब अंश जब्त कर लिए जाते हैं तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाता है। नाम मतलब डेबिट किया जाता है।
शेयर को फॉरफिटेड कर लिया जाता है तो वहां कैपिटल अकाउंट किस नाम से डेबिट किया जाता है? तो मांगी गई राशि से डेबिट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ये भी सुमेलित करने वाला है, आ जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत पूछ रहा है। प्राप्ति व भुगतान खाता केवल आयगत प्रकृति के आयों व भुगतानों को दर्ज किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आयगत प्रकृति के चीजों को नहीं लिखा जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में पूंजीगत प्रकृति के लेन देनों को भी लिखा जाता है। तो ये भी गलत है, मैंने आयगत तो लिखा ही जाता है, पूंजीगत वाला भी लिखा जाता है। केवल आयगत मदें ही आय व्यय खाते में लिखी जाती है। वर्तमान वर्ष में अग्रिम अभिदाताओं को गैर लाभकारी संगठन में संपत्ति के रूप में माना जाता है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला 31 नंबर। 31 नंबर में क्या कह रहा है कि विशेष प्रयोजन के लिए प्राप्त चंदा, यदि विशेष उद्देश्य के लिए यदि हम कोई चंदा प्राप्त कर रहे हैं, ये क्या है? पृथक खाते में जमा किया जाना चाहिए तथा चिट्ठे के दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए। यही ऑप्शन आपका सही है। विशेष उद्देश्य के लिए कर रहे हैं चंदा रिसीव, तो उसे अलग एक खाते में दिखाएंगे और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। अगला क्या है, ये भी आ जाएगा। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें गलत पूछ रहा है कि गलत इसमें से कौन सा है। ध्यान दीजिएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता केवल आयगत प्रकृति के आयों और भुगतानों को दर्ज करता है। ध्यान दीजिएगा, प्राप्ति एवं भुगतान खाता में आयगत प्रकृति और आयगत भुगतानों को दर्ज करता है। केवल आयगत मदें ही आय व्यय खाते में दिखाई जाती है। वर्तमान वर्ष में अग्रिम अभिदानों को गैर लाभकारी संगठन में संपत्ति के रूप में माना जाता है। बताइए इसमें से कौन सा सही होगा भाई? कौन सा सही होगा? ये दोनों क्वेश्चन एक ही सेम है क्या? सेम क्वेश्चन आया है भाई। पहला आय व्यय खाता गैर लाभकारी संगठन, वर्तमान में अग्रिम अभिदानों को। ये क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन था भाई। ये दोनों क्वेश्चन में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो गलत था और दो क्वेश्चन सेम रिपीट किए गए थे, ये आपके ऑब्जेक्शंस थे। ठीक है ना? तैंतीस नंबर क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये फिर रिपीट किया, कुछ क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो ये आपसे पहला ये हो जाएगा। 34 नंबर में क्या रहा है, ध्यान से देखिए, ये 34 नंबर क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर लाभकारी संगठन है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये लाभकारी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ये भी है। टाटा स्टील कंपनी, ये भी है। एक से अधिक गैर लाभकारी जो प्रॉफिट के उद्देश्य नहीं है, इनमें से कोई नहीं। ये देखिए न्यूमेरिकल आया कितना नंबर? 35 नंबर। 35 नंबर में ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल एक दिया गया है कि एक कंपनी माल का 20% रोकड़ पर विक्रय करती है। शेष उधार देनदारों को 1 महीने की साख दी जाती है। देनदारों का 31 मार्च 2023 को 1,25,000 का शेष है। यह मानते हुए कि पूरे वर्ष विक्रय की दर समान है, उधार विक्रय की राशि क्या होगी? देखिएगा, अजीब सा ये क्वेश्चन पूछा गया। कह रहा है कि एक कंपनी माल का विक्रय रोकड़ पर विक्रय करती है, माल को 20% रोकड़ पर विक्रय करती है, मैंने कैश पर कोई भी माल है उसको 20% नगद पर सेल करती है, यह शेष उधार पर। मान लीजिए 100 रुपए का माल बिकता है तो 20 रुपए कैश ले लेती है, 80 रुपए कहती है बैंक पे दे देना। 1 महीने की साख दी जाती है, मैंने जो भी डेप्टर्स वगैरह हैं उनको क्या रहा है कि 1 महीने की साख दी जाती है। आगे कह रहा है कि देनदारों का 31 मार्च 2023 को 1,25,000 रुपए का शेष है। जो भी देनदार है उसको
1,25,000 रुपये का शेष है। यह मानते हुए कि पूरे वर्ष विक्रय की दर एक समान है, उधार विक्रय की राशि क्या होगी। अब यहां पूछ रहा है कि उधार सेलिंग की राशि क्या होगी, सोच के बताइए। ध्यान दीजिए, एक माल है 20% कैश पर, मान के चलिए कि 100 रुपये का माल है। कह रहा है कि 20 रुपये हमारे कैश में सेल होते हैं और 80 रुपये हमारा क्रेडिट में होता है, उधार। देनदारों को 1 महीने की साख दिया, जो ये क्रेडिटर्स है उनको 1 माह का साख दिया जाता है, उधार। अब यहां कह रहा है कि 31 मार्च 23 को 1,25,000 रुपये का शेष है, मतलब 31 मार्च को 23 को 1,25,000 रुपये का बैलेंस गिरा बकाया, मानते हुए कि पूरे वर्ष विक्रय की दर एक समान, मतलब पूरे साल सेल एक रेशियो से किया गया। पूछा जा रहा है कि उधार विक्रय की राशि क्या होगी। अब यहां पे समझिए तो उधार विक्रय की राशि क्या होगी, कैसे ज्ञात करेंगे। इसमें से तो हमको लग रहा है कि कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या मल्टीप्लाई करिए, इसमें आपका यदि 11 से हम कर रहे हैं तो 0 0 0, 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 11, 11 2 13, ठीक ना। इसमें से आपका 12 इतना निकल जाएगा, इतना आएगा आपका 12,50,000 आएगा, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर। अंतिम स्टॉक की राशि क्या होगी जब क्लोजिंग स्टॉक पूछा जा रहा है। बताइए क्लोजिंग स्टॉक क्या होगी। 36 नंबर क्वेश्चन। सेल्स दिया है इतना, मान के चलिए कि हम ऐसे बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। ये हमारा डेबिट है और ये हमारा क्रेडिट है। सेल्स को कहां लिखते हैं, मान लीजिए हम सेल्स लिख दे रहे हैं इधर 6 लाख, ठीक है। ये हो गया। ओपनिंग स्टॉक इधर लिख दीजिए, ओपनिंग स्टॉक कितना है 50,000। परचेज लिख दीजिए, परचेज कितना है भाई 5 लाख। प्रोडक्टिव एक्सपेंस वेजेज लिख दीजिए, कितना है 10,000। कैरीज इनवर्ड लिख लीजिए, कैरीज कितना है 7,000। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 20%। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का कह रहा है 20%। अब हम कॉस्ट हमारी कितनी हुई, ग्रॉस प्रॉफिट कॉस्ट का ध्यान दीजिएगा 20% है तो सेल का कितना होगा 16 से ही 2/3 होगा ना। पीछे एक टेबल में मैंने पढ़ाया था एक बार कि यहां देखिए कि जो चीज सेल का और कॉस्ट का, ध्यान दीजिएगा सेल का 16 सही 2/3 होता है, वो कॉस्ट का हमारा 20% होता है। जो इसका 20 होता है इसका 25 होता है, जो इसका 25 होता है इसका 33 पॉइंट समथिंग होता है, इसका 33.13 होता है, तो इसका 50% होता है। ऐसे होता है, कॉस्ट का 20% है, 16 सही 2/3। तो इसका मतलब है 16 सही 2/3 का मतलब हो गया कि आपका 6 लाख रुपया है, तो 16 सही 2/3 का मतलब है 16 दूनी 32, 48, तो 50/3, तो मल्टीप्लाई 50/3 भगा कितना हो जाएगा 100। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ जाएगा जीपी इक्वल टू 1 लाख, ठीक है। अब इसको हम टोटल कर देंगे तो 0 0 0, 7 के 7, 5 1 6, 6 का 6, 5 1 6, 6,67,000 और ये हो जाएगा 6,67,000। यहां हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 67,000। अब यहां पे
पूछ रहा है कि अंतिम स्टॉक की राशि क्या होगी। देखिए 67,000 लिखा है ऑप्शन में। अब यहां पे देखिए एक रेशियो भी पूछा है। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या कह रहा है? 37 में रेशियो क्या कह रहा है? आदेश और भद्रेश तीन संबंधित दो के अनुपात में लाभांश विभाजित करने वाले साझेदार है। चंद्रेश को 1/, माने 20%, 20% मतलब 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिया, जिसमें से आधा हिस्सा आदेश द्वारा उपहार दिया गया। अब शेष हिस्सा चंद्रेश ने आदेश को आधा आधा बांट लिया। ऐसे कुछ ऑप्शन में दिया गया। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा है आदेश। पहले हम आदेश को आदेश का हिस्सा कितना है? 3/5। उसके बाद है भद्रेश। भद्रेश का हिस्सा कितना है? 2/5। एक चंद्रेश है, चंद्रेश का कितना है? 1/5। चंद्रेश के लाभ में 20%, मतलब 100 में 20% मतलब 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश दिए, जिसमें से आधा हिस्सा इसने आदेश को उपहार में दिया। जब आधा हिस्सा उसमें से उपहार में दिया तो ध्यान दीजिए 1/5 का आधा 1/2 मतलब हो गया 1/10। तो इसमें से हम घटा देंगे 1/10, और जो इसमें 1/10 और बचा, इसमें ये दोनों, पहला वाला और दूसरा वाला, दोनों आधा आधा ले लिए। जब ये दोनों आधा आधा ले लिए तो इसका आधा 1/2 मतलब हो जाएगा 1/20। तो इसमें से माइनस हो जाएगा 1/20। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। एलसीएम आपका हो जाएगा 20, 5 चौको 20, 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा 2, और इसमें से ये जाएगा तो 1, बराबर कितना हो जाएगा? 9/20। इसमें से -1 डायरेक्ट हम करेंगे क्या? 1/20। क्यों? क्योंकि इसमें से आधा ही वो दिया, बराबर हो जाएगा 20। ये हो जाएगा 4, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 1, अर्थात 7/20। इसका हिस्सा ऑलरेडी 1/5 है। इस तरह मान लीजिए कि आदेश है, भद्रेश है, चंद्रेश है, इनका हिस्सा कितना हो रहा है? 9/20 हो रहा है, 7/20 हो रहा है, और 1/5 हो रहा है। सबका एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9:7, 5 चौको 20, 4, अर्थात इसका आंसर आएगा 9:7:4। देखते हैं आंसर है कि नहीं। ये है, दिख रहा है इसमें? कौन सा है? ऑप्शन नंबर, इसका कौन सा क्वेश्चन था? 37 था ना? 37 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे होना चाहिए 9:7, 5 चौको 20, अर्थात 4 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि न ये सही है, न ये सही है, न ये सही है, अर्थात ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ई। इसमें गलत है ये, मतलब यहाँ पे 4 की जगह पे 5 की जगह पे 4 होना चाहिए। ऐसे गलत गलत भी क्वेश्चन कुछ दिए गए हैं, लेकिन खैर। 38 नंबर क्वेश्चन। 38 में क्या दे रहा है? LSD 2/5, 3/5, 3/10 के अनुपात में लाभ हानि विभाजित करने वाले साझेदार है। यस फर्म से सेवानिवृत्ति होता है तो यल का लाभ हानि अनुपात क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, यल, यस और डी तीन साझेदार, इनका रेशियो है 2/5, इनका रेशियो है 3/7, इनका रेशियो है 3/10। अब यहां पे कह रहा है यस फर्म से रिटायर हो गया, छोड़ के चला गया, तो अब कौन कौन काम करेंगे? यल और डी करेंगे। जब यल डी करेंगे तो 2/5 इनका रेशियो है, इनका रेशियो है 3/10। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3, अर्थात 4:3 हो जाएगा।
तो 4:3 में यल का हो जाएगा 4/7 और डी का हो जाएगा 3/7। अब इसमें से मिलाइए कौन सा ऑप्शन किसका सही है। 38 में से न ये सही है, न ये सही है, न ये सही है, न ये सही है। ऑप्शन नंबर ई सही है। 39 में आइए। 39 में क्या कह रहा है कि 3 आदमी है, अर्जुन, बर्री और चेल्ली। एक फर्म में साझेदार है। 30 जून 2023 को चेल्ली का निधन हो गया, मतलब इसमें से जो चेल्ली है मर गया। वर्ष 2022-23 का विक्रय का लाभ 6 लाख था। 1 अप्रैल 23 से जून 23 तक की अवधि का विक्रय 50,000 रुपया था। चालू वर्ष में लाभों में से मृत साझेदार का हिस्सा कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। सोच के बताइए कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, अर्जुन, बर्रू या चेल्ली, 3 साझेदार है। 30 जून को चेल्ली का निधन हो गया। 22-23 का विक्रय लाभ हमारा 6 लाख रुपए का है। 1 अप्रैल 23 से जून 23 तक, 1 अप्रैल से 30 जून तक की अवधि का सेलिंग हमारा दिया गया है 50,000 रुपया। चालू वर्ष में लाभों में से मृत साझेदार का हिस्सा कितना होगा, बताइए। ये 1 मिनट, हाँ कितना होगा भाई, सोच के बताइए। 7,50,000 है। कितना होगा, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 3 साझेदार है, निधन हो गया, उस समय लाभ हमारा 6 लाख रुपया था। अब यहां पे कह रहा है कि उस अवधि का सेल हमारा 7,50,000 रुपया। तो ध्यान दीजिएगा, जो 7,50,000 है सेल हमारा, कह रहा है कि प्रॉफिट जो हमारा हुआ, यह ज्ञात करना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। तो भाई प्रॉफिट कैसे हम निकालेंगे। टाइम हमारा 30 जून है, 23 को निधन हो गया और 1 अप्रैल से इतने जून तक है। इसमें एक और चीज आएगा, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है क्या, क्योंकि 7,50,000 है। इसका यदि हम मान के चलिए कि 20% चालू वर्ष के लाभों में से मृत साझेदार का हिस्सा कितना होगा। यदि इसमें से हम 20%, वो 20% कैसे आएगा भी बता रहे हैं। 1,50,000 ही है और 3 साझेदार हैं और एक साझेदार का हिस्सा मान लीजिए कि बराबर का यदि साझेदार हो 1/3 होगा। इसका आंसर तो आएगा भाई 50,000, यह है ना 50,000। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि एक लाइन इसमें यहां और होनी चाहिए, वो कैसे 20% आएगा। 20% आने का तरीका है कि 6 लाख है, देखिए ये यहाँ पे एडिट हो गड़बड़ हो गया है। विक्रय हमारा 6 लाख है, देखिए अब कैसे होगा। विक्रय 6 लाख है और लाभ हमारा 30,000 है। टाइपिंग में ये गड़बड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम प्रॉफिट का रेशियो निकालेंगे तो प्रॉफिट का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। 30,000 है, ध्यान दीजिएगा, बटा सेलिंग हमारा 6 लाख रुपया है, मल्टीप्लाइज इतना बराबर ही आ जाएगा 20%। मैंने प्रॉफिट का रेशियो हमारा 20% है। और अगले साल जो सेल हुआ है हमारा कितना, 7,50,000 का, तो 7,50,000 का 20% अर्थात 1.5 लाख रुपए का लाभ हुआ। 3 साझेदार हैं, जो निकल रहा है उसका हिस्सा बनेगा 50,000 रुपया। यहाँ पे वही मैं देखा कि विक्रय नहीं लिखा गया था, जबकि लाभ हमारा, विक्रय 6 लाख है और लाभ हमारा 30,000 है। कुछ कुछ छूट जाता है इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है, मैंने आज का टॉपिक है 40वां, कि हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर दी गई छूट किससे अधिक नहीं हो सकती है।
मतलब हरण किए गए अंशों का मतलब शेयर को फोरफिटेड कर लिया जाता है, अब फिर उसे रीइशू किया जाता है, तो जो छूट दी जाती है, पूछ रहा है किससे अधिक नहीं हो सकता है। बताइए, हरण किए गए अंशों की प्राप्त राशि से, ये प्राप्त राशि से, पहला ही ऑप्शन सही है, अगला ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, ये आपका गलत है। अब 41 नंबर क्वेश्चन अगले लेक्चर में, काफी बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक ना। तो पहले एक एक करके पढ़ लीजिए, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा टेढ़े मेढ़े दिए हैं और कुछ मुझसे भी मिस्टेक है कि उसमें टाइपिंग में पूरी चीजें नहीं आ पाई। ऑल द बेस्ट, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, ठीक है ना। फिर दूसरा लेक्चर जल्द ही प्रोवाइड करेंगे। बाय।